10th क्लास 11 आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 में एक नए चैप्टर में और कुछ आगे बढ़ने की। जो आपके पास टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पहले आपको पता ही था, कहानी आपने सबने सुनी थी, बैटमानी वाली कहानी। क्या थी बेटा कि एक बच्चा था, अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा था, एकाएक उसके ऊपर एक एप्पल गिरा और उसके दिमाग में आया कि ऐसा एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। फिर उसने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक लॉ लगा के रख दिया। और जो लॉ की बात कर रहे थे, और वो लॉ ही वास्तविकता में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। और जो बच्चा था जो लेटर लिख रहा था मम्मी को, वो वास्तव में न्यूटन ही था। जितना आपने पढ़ चुके हो ऑलरेडी, छोटी क्लास में कई बार हमने सुना होगा, कई बार हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब आते हैं टॉपिक पर कि भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। यूनिवर्सल, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भैया ये हर जगह सही होगा, हर कंडीशन पर सत्य होगा। यानी कि आप बता चुके हो, आपको आपने पढ़ी चीज होगी बहुत चीजें। सर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इंग्लिश में पढ़ाया होगा आपको टीचर ने। सर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वहां पर हम डी लगाते हैं, ठीक है। कभी ध्यान दिया होगा आपको, सर टीचर ने बहुत स्पेशल पढ़ाया गया होगा। जब आपने इंग्लिश की कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ी होगी तब आपने ध्यान दिया होगा उस चीज को। तो यूनिवर्सल ऐसा कि जो हर कंडीशन पर सही हो, यानी कि आप पर भी सही होगा, आज के बाहर भी यदि कहीं चले जाएं, यानी कि हम दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं या फिर हम स्पेस में चले जाएं, तो ये हर जगह प्रूफ होगा। तो यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि हर जगह प्रूफ करा जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर ही अकेला डन हो जाए, हर जगह भी ट्रू होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भैया एक ऐसा नियम जो कि ग्रेविटेशन यानी कि किसी अट्रैक्शन की वजह से कुछ हो रहा हो, ग्रेविटी यानी कि दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से कुछ हो रहा होगा, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। अब भाई समझते हैं कि इसमें व्यू क्या था और क्या था। न्यूटन ने क्या कहा था, पहले न्यूटन की बात कर लेते हैं। न्यूटन ने कहा कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी और दूसरी बॉडी। मैं दो बॉडी बना रहा हूं आपको। ये दो बॉडी है, ए बॉडी और बी बॉडी। ए बॉडी और बी बॉडी, इनका मास, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसका मास m2 है दूसरी बॉडी का, और इन दोनों के बीच की दूरी, जो दूरी है वो r है। बीच की दूरी कितनी है, r है। तो उसने कहा था कि इन पर लगने वाला फोर्स दोनों बॉडियों के, यानी कि दोनों बॉडियों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। दोबारा समझना बेटा, यानी कि इस संसार में कोई भी दो बॉडी है तो एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों के बीच की दूरी 1/r², दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब सर एक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, सर फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसमें डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, सर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर होगा, यानी कि फोर्स डायरेक्शन क्या होगा। सर ए बॉडी और बी बॉडी जो है आपकी, इनका मास m1 m2 है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर डायरेक्शन होगा। सर नहीं होगा डायरेक्शन इधर हो इधर हो, दोनों को क्या होगा, मिलाने वाली लाइन पर अट्रैक्टिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। इतना समझ में आ गई। चलो भाई पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो लिखना बेटा, एवरी बॉडी in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी बात न्यूटन ने क्या दी। और इसके आगे हमें पता ही है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है मेरे लाल, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन पर लगने वाला फोर्स इस लाइन पर ही एक्ट करेगा। यदि ए बॉडी बी को खींच रही है तो इस तरफ करेगा, और जे होगा तो इस तरफ करेगा। बात समझ में आपको आ गई होगी कि सर एफ ए बी का डायरेक्शन किधर होगा और एफ बी ए का डायरेक्शन किधर होगा। दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई रिपल्सिव नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि सर जे बॉडी इसको खींच रही है, जे बॉडी इसको खींच रही है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं यदि इनको इक्वेशन मान लूं, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात तो आ गई सर न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन ने इतनी बात कहकर चली, बात खत्म कर दी अपनी कि सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। अब आते हैं सर यदि मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलो भाई इसको भी लिख लेते हैं। F इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको मैं g से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला, किसका निकला मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला। यदि दो बॉडी एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, जहां पर जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, जहां पर जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी, और कैपिटल जी की वैल्यू जो थी वो थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वो भी करके दिखाते हैं कैसे। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे निकला, सिंपल सी बात है सर। इसकी यूनिट कैसे निकली, यदि मैं इसको g इक्वल टू निकालूं तो f क्रॉस मल्टीप्लाई r स्क्वायर इक्वल टू m1 अपॉन m2 हो जाएगा। बेटा f की यूनिट न्यूटन है, r की मीटर स्क्वायर हो गई, और m1 m2 के मास है, क्योंकि अपॉन में पहुंचेंगे तो अपॉन kg स्क्वायर हो गई। क्वेश्चन आता है कि सर 6.67 × 10⁻11 ही क्यों निकली। ये वाला क्वेश्चन एक बड़ा सा आता है। और जो वैल्यू निकाली किसने थी, सर वैल्यू निकाली थी साइंटिस्ट, और उनका नाम पहले बोल चुका हूं, कैवेंडिश नाम था। अब क्वेश्चन आता है सर निकली कैसे। सपना हुआ था, सपना तो किसी को नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में हम सारी की सारी बातें एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ मानते हैं, और वो हमारे एक्सपेरिमेंटल हो जाती हैं। केवल अभी तक हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ी है फिजिक्स में, बस वही अभी तक हाइपोथेसिस है। फिर भी वो भी प्रूफ हो गई है 54 वोल्ट पर। किसने प्रूफ करी थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रूफ करी थी डेविसन एंड जर्मर ने, ठीक है ना। डेविसन एंड जर्मर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि आपको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। उसमें कहा गया था कि कोई भी पार्टिकल है वो वेव फॉर्म में चलता है, और वेव फॉर्म में चलता है, और उसकी वेवलेंथ जो उसने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ बताई थी। अब क्वेश्चन आता है कि जब सर फिजिक्स वाली बंदे ने किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ बता दी थी तो उसको प्रूफ क्यों चाहिए, क्योंकि वो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, और परिकल्पना को प्रूफ होना कंपलसरी होता है। तो सर यदि कोई कार चल रही है तो कार चलेगी तो उसकी ना कुछ ना वेवलेंथ होगी ना मेलाल। तो क्या कोई भी बॉडी चल रही है तो उसकी वेवलेंथ होगी। जस्ट को फेंक दूं तो ये भी कैसे जा रहा होगा सर, इस तरह से मोशन में वेव के फॉर्म में जा रहा होगा। यही बात कही थी डी ब्रोगली ने। तो उसने आगे एक लाइन और कहती थी कि वेवलेंथ इतनी छोटी है तो हमें वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये बात तो सही मान ली, अब प्रूफ भी करते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को और एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ किया था किसने, डेविसन एंड जर्मर ने। यदि आपको याद जरूर पड़ जाए तो आप याद रखिए उसको किसने किया था, डेविसन एंड जर्मर ने। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो 6.67 वैल्यू निकली कैसे थी, उसके बारे में बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं कि कैवेंडिश ने कैसे निकाल दिया था 6.67 10⁻11 कैसे निकाला, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम उसको हटाएंगे, रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। CAVENDISH कैवेंडिश, CAVEND फॉर विक्ट्री वाला,
CAVENDISH, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने कैसे निकाला इसके बारे में बात कर लेते हैं, और आप भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, इस तरह से बिल्कुल 100% निकल सकता है। चलो बेटा, अब आता है कैवेंडिश वाली बात पर कि जी की वैल्यू कैसे निकली। ठीक है, कैवेंडिश साइंटिस्ट का नाम था CAVENDISH, कैवेंडिश। ठीक है ना, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से कैसे ट्रुथ हुआ जल्दी चेक कर लेते हैं। कैवेंडिश ने सबसे पहले एक वुडन प्लांक लिया, यानी आप समझना एक लकड़ी का एक बरगा लिया, तो हम लोग बरगा बोलते हैं ना, बरगा मजबूत बरगा, ठीक है, जो लेंटर वगैरह में लगाते हैं। तो लकड़ी का एक काफी वुडन प्लांक ले लिया, ठीक है ना, वुडन प्लांक ले लिया, ठीक है, कोई बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या किया, उसने इस वुडन प्लांक को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध दिया कि अब इसको बिल्कुल घूमना चाहिए, अपनी जगह पे फिक्स रहे। जब 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर भी बिल्कुल भी खिसके ना, यानी कि इस वुडन प्लांक को किसी अच्छी तरह क्या कर दिया, किसी रिजिड सपोर्ट से उन्होंने फिक्स कर दिया, एक सपोर्ट से फिक्स कर दिया, अच्छी तरह बांध के रख दिया कि सर जब वुडन प्लांक हमने बना लिया और इस पर अच्छी तरह हमने किसी तरह फिक्स कर दिया। अब ये अपनी जगह से बिल्कुल हिलेगा नहीं, ना घूमेगा, ना नीचे आएगा, ना ऊपर जाएगा, कुछ नहीं, फिक्स हो गई इसकी जगह, ठीक है ना, और रख दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या किया, रख देने, लटका दिया, हैंग कर दिया। अब क्या किया, यहां पर एक आयरन बॉल जिसका मास उसे पता था M1 और सेम आयरन बॉल दूसरे वाले पार्ट पर बांध दी जिसका मास M1 उसे पता था, ठीक है ना। 2 आयरन बॉल बांध दी, बस सबकी बात समझ में आ गई, यानी कि काफी भारी ह्यूज, जिसका मास बहुत ज्यादा था, 2 आयरन बॉल बांध। अब क्या कर रहा है वो, अब बेटा उसने एक यहां पर टॉर्सियन कांस्टेंट, जिसमें टॉर्सियन समझाता हूं, जिसमें रोटेशन हो सकता है और जिसका रोटेशन हम कैलकुलेट कर सकते हो। यदि मैं बात करूं आपकी फॉस्फोर ग्राउंड स्ट्रिप का यूज कर जाता हम लोगों ने, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। तो कि ऐसा वायर जिसमें कि ऐंठन आ सकती हो, बात समझ में आ गई ना, ऐसा वायर जिसमें कि ऐंठन आ सकती हो, हमने वो इसमें यहां पर यूज किया, ठीक है भैया। और उसमें वायर के साथ में एक छोटा सा वुडन प्लॉन्क बांध दिया, एक छोटा सा वुडन प्लॉन्क बांध दिया, और उस वुडन प्लॉन्क में भी छोटी सी एक आयरन की M2 और दूसरी M2 बॉल लगा दी। समझना कैसे, किस कंडीशन में, यदि हम बात करें कि इस तरह से, यदि हम बात करें इसमें कि ये आपका एक बड़ा वुडन प्लॉन्क है, बड़ा वाला वुडन प्लॉन्क है जो ऊपर लगा था, जिस पर कि M1 बॉडी लगी थी और M यहाँ पे M1 मास लगा हुआ, जो लगा दिया और जो फिक्स कर दिया, जगह रुक गया। दूसरा, जब यहाँ तक लटकेगा, इतना बड़ा बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक आ जाएगा जी, जब यहाँ तक मास लगेगा, ये वाला दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर जो मास लगा दिया और यहाँ पर मास लगा दिया। अब क्या किया, इसके साथ में यहाँ पर थोड़ा देखना है, इस जगह पर ऐसे एक दूसरा वुडन प्लॉन्क लगा दिया और यहाँ पर एक छोटा सा मास और छोटा सा मास लगा दिया। वो क्या देख रहा है कि थोड़ी देर बाद ये वाले छोटे वाले मास, देखिए बड़े वाले तो फिक्स हो गए, हिलेंगे ही नहीं, छोटे वाले मास आराम से घूम के टच हो रहे थे, क्योंकि पता है अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। इस न्यूटन ने क्या कहा था, यदि कोई 2 बॉडी है तो वो आपस में क्या कराएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो बड़ी बॉडी तो आपने फिक्स कर दी, छोटी बॉडी क्या हो रही थी, घूम के फिक्स हो गई, इसमें टॉर्शन कांस्टेंट आ रहा था, वो इसको यहाँ पर घूमने के लिए तैयार हो गई थी और घूम के इस बड़े वाले मास के पास आ रहा था, ठीक है। यानी कि इसमें क्या, किसमें ऐंठन आ रही थी बेटा, इस बीच वाले वायर में ऐंठन आ रही थी, यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है ना, इस तरह से कनेक्टेड था और उसमें ऐंठन आ गई थी, ठीक है। चलो भाई उसको भी देख लेते हैं फिर क्या होगा। अब देखना मेरे लाल, अब मेरा लाल देखना, यहाँ पर हमें मास M1 और M2 पता था, सर M1 पता था क्योंकि इसने कैवेंडिश ने खुद लगाया था, M2 सर कैवेंडिश ने खुद लगाया था, सर M1 और M2 दोनों पता है।
जब दूर रखे गए होंगे तो दूरियां भी उसको पता होगा कि m1 से m2 कितना दूर है और m2 से m1 कितना दूर है, एक दूरी बताती है। यानी सर इसको डिस्टेंस भी उसने पता लगा ली, जी पता लगा लिया, ठीक है ना। और बेटा अब वो कहीं चल तो रख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और भैया जब कोई चीज घूमती है तो उस समय फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसने यहां पर इसके टॉर्क को भी कैलकुलेट कर दिया। और टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया बता देता हूं। उसने टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया एल थीटा। यहां पर एल क्या है, लीनियर मोमेंटम, याद आया, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम नाम का फॉर्मूला यूज किया और थीटा आपसे पता लग गया कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले ऐसी थी कितने डिग्री एंगल चेंज हुआ। तो यहां पर उसने टॉर्क निकाल लिया, m1 m2 पता था और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसने वहां से उस कांस्टेंट g को निकाल दिया। सिंपल सी बात, समझ में आ गई होगी। दोबारा समझा देता हूं कि उसे क्या मालूम था, सर m1 मालूम था, उसने खुद लगाई थी बॉल, m2 दूसरी बॉल उसने लगाई थी, दोनों के बीच की दूरी उसे पता था कि कितना दूर रखी है दोनों। f निकाला था टॉर्क की हेल्प से। जब टॉर्क मालूम पड़ गया तो यहां पर सब कुछ रखने के बाद इसने कांस्टेंट जो कि g वैल्यू थी, g वैल्यू नोन है, g वैल्यू नोन है, g वैल्यू नोन है और g वैल्यू नोन है। मैथ भी कहती है यदि आपको 1 2 3 4 5 वॉल्ट 5 अननोन 5 नोन क्वांटिटी में 4 क्वांटिटी आपको नोन है तो आप इसको फॉर्मूले करके निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा भैया, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2 और जब वैल्यू पुट करी तो g की वैल्यू कितनी निकली 6.67 into 10 की पावर -11 और यूनिट में निकालना आपको सिखाई दिया। तो इस तरह से कैविटीज ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आ गई, चलो भाई ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि यूनिट तो बताई लग गई, यूनिट कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, डन। इसके बाद अब आते हैं कि भैया आगे वाली चीजों पे हम बात करेंगे, तब तक वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो दूसरा टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम होगा स्मॉल जी, ठीक है ना। फिलहाल तो इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।